India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को रद्द करने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, लेकिन सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नियुक्तियां एक सुनियोजित धोखाधड़ी है और सीबीआई ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की जांच जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। इसकी वजह से लोगों का भरोसा सरकार से उठ जाएगा। सीजेआई ने कहा, मामला कितना भी संवेदनशील या राजनीतिक रूप से जटिल क्यों न हो, हम वकील ही हैं। हाईकोर्ट के जजों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की जांच जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल के पश्चिम बंगाल सरकार और नियुक्त होने वालों को राहत देते हुए सीबीआई कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही कोर्ट ने अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश के तहत सशर्त अंतरिम संरक्षण जारी रखा। कोर्ट ने कहा कि मामले का जल्द निपटारा न्याय के हित में होगा। हम अंतरिम संरक्षण जारी रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से नियुक्त पाया गया, उसे वेतन वापस करना होगा। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसमें शामिल अधिकारियों की पहचान करने के लिए अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी, लेकिन एजेंसी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया। मामला अब 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आगे की जांच करने और उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया था जिन्होंने पैनल की समाप्ति के बाद और खाली OMR शीट जमा करने के बाद नियुक्तियां प्राप्त की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य SSC और कुछ प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 22 अप्रैल को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 SSC नौकरियों को अमान्य कर दिया गया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर की गई 25,000 से अधिक नियुक्तियों में से बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द करने का निर्देश दिया था। हालांकि पीठ ने राज्य सरकार द्वारा अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई को हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सीजेआई ने पूछा कि क्या OMR शीट नष्ट हो जाने के बाद बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है। रोहतगी ने उत्तर दिया कि द्वितीयक सामग्री उपलब्ध है। राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वैध नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियों से अलग करने के बजाय गलती से 2016 की चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है।
यह भी अनुमान लगाया गया है कि इससे राज्य के लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रभावित होंगे। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि मामले की रिपोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से शेयर करें और उनसे ओपिनियन ले। इस मामले में अब 15 मई को सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार ये आग इंसानों द्वारा लगाई गई है। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित है। इसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी ज्यादा प्रभावित है और देहरादून का कुछ हिस्सा शामिल है, जबकि कुमाऊं मंडल का नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ज्यादा प्रभावित है। जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग से एक यूपीईजे 316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में आग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस BR गवई की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि आपने देखा होगा कि मीडिया में जंगलों में आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या लोगों की मौत भी हुई है और जानवरों का कितना नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि नवंबर में 398 आग की घटना हुई और 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 62 नामजद मुकदमे दर्ज हैं और इन घटनाओं में 5 इंसानों की जान गई है, जबकि जानवरों के बारे में डिटेल नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड इससे अधिक पीड़ित है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 साल पहले भी NGT में याचिका लगाई गई थी। अब तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उत्तराखंड सरकार की ओर से इन घटनाओं और उसे काबू करने के लिए उठाए गए कदम उठाते हुए कहा गया कि 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है, हालात उससे ज्यादा गंभीर हैं। जंगल में रहने वाले जानवर, पक्षी और वनस्पति के साथ आसपास रहने वाले निवासियों के अस्तित्व को भी भीषण खतरा है। कोर्ट ने कहा कि क्या हम इसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को भी शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अभी 2 महीने आग का सीजन रहता है। हर 4 साल में जंगल की आग का भीषण दौर आता है और इसके बाद अगले साल कम फिर और कम घटनाएं होती जाती हैं। चौथे साल ये फिर काफी ज्यादा होती हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें देखना होगा कि केंद्रीय उच्चाधिकार समिति को कैसे शामिल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब एक जंगल से आग लग जाती है और आग के बुझ जाने के बाद लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इन पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई। फिलहाल याचिकाकर्ता और प्रदेश सरकार अपनी दलील CEC को देंगे, फिर CEC कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट 15 मई को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में नवंबर से लेकर अब तक 900 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि पिछले साल से लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में वाइल्ड फायर की वजह से 1145 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। आग अब शहर पर भी असर डाल रही है। धुएं से दिखाई देना कम हो चुका है और इस बीच तमाम कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी अलग तकनीकी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की अनुमति के बिना मामलों की CBI जांच किए जाने के खिलाफ दाखिल ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस BR गवई और की अध्यक्षता वाली बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सामान्य सहमति आदि सूचना के बिना एजेंसियां राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। जस्टिस गवई ने सिब्बल से पूछा कि केंद्र सरकार की दलील है कि सभी मामले हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है क्योंकि एजेंसी हाईकोर्ट के अधीन है, लेकिन केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिब्बल ने कहा कि जब संसद में CBI को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसका जवाब
DOPT या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री उत्तर देते हैं, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य के हाथ में है और ये राज्य का विशेषाधिकार है। सिब्बल ने कहा कि इस विशेषाधिकार को किसी दूसरे को न सौंपने की शक्ति का मसला भी राज्य सरकार के पास है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत के भी प्रांतों की गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। जहाँ तक केंद्र और राज्य संबंध के बारे में अनुच्छेद 131 भी है, इसमें हमारी अर्जी में ये कारण बताया गया है। सिब्बल ने कहा कि राज्य की अनुमति देने के बाद CBI जांच करे। केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि वो अपने आप में कानून है और सहमति वापस लेने के बाद किसी भी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और राज्य कुछ नहीं कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि इन अपराधों की जांच राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि राज्य पुलिस भी न्यायिक पुलिस है और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि राज्य पुलिस भ्रष्टाचार के अपराधों की जांच नहीं कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए कि एक घोटाला होता है और मान लीजिए कि कर्नाटक के साथ ही अन्य राज्यों में भी इसके तार है, ऐसे में संवैधानिक न्यायालय अगर सहमति देता है तो राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। और मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार FIR दर्ज करने के निर्देश नहीं दे सकती, CBI स्वतः संज्ञान लेती है। और जस्टिस गवई ने पूछा कि जैसे हम भी कानून और न्याय के अधीन है, इसीलिए सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ये किस विभाग के अधीन है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि DOPT के अंतर्गत आता है और लेकिन वह FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता। CBI के प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक के पास है और न कि केंद्र सरकार के पास। ममता सरकार का कहना है कि उसने 2018 में ही CBI को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने या छापेमारी की अनुमति वापस ले ली थी। इसके बाद भी CBI मामला दर्ज कर रही है। केंद्र सरकार ने याचिका का ये कहते हुए विरोध किया है कि ममता सरकार की ये याचिका आर्टिकल 131 के तहत सुनवाई लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने मतदाता सूची में हुई गलती को सुधारते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय का नाम शामिल किया है। आपको बता दें कि 6 मई 2024 को SCBA द्वारा जारी सूची में प्रदीप राय का नाम SCBA अस्वीकृत मतदाता सूची में डाल दिया गया था। SCBA द्वारा 6 मई को प्रकाशित सूची में उन्हें केवल 7 मध्यस्थता, इसीलिए अस्वीकृत टिप्पणी के साथ अस्वीकृत मतदाता सूची में डाल दिया गया था। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ताओं को स्वतः ही वोटिंग का अधिकार प्राप्त है और इसीलिए इस गलती के लिए SCBA चुनाव समिति ने गलती मानते हुए तुरंत इस गलती को सुधारा है। और इसके साथ ही जिस मनमाने तरीके से अन्य सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उससे नाराज होकर समिति ने नई वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इसी महीने की 16 तारीख को होने हैं। और बता दें आपको कि प्रदीप राय 2021 से 22 और 2022 से 23 में लगातार 2 बार SCBA के उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष आदिश अग्रवाल और प्रिया हिंगोरानी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने मतदाता सूची में हुई गलती को सुधारते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय का नाम शामिल कर लिया है। बताया भी जा रहा है कि 6 मई 2024 को SCBA द्वारा जारी सूची में प्रदीप राय का नाम SCBA अस्वीकृत मतदाता सूची में डाल दिया गया था। और इसी के साथ बताया भी जा रहा है कि SCBA द्वारा 6 मई को प्रकाशित सूची में उन्हें केवल 7 मध्यस्थता, इसीलिए अस्वीकृत टिप्पणी के साथ ही अस्वीकृत मतदाता सूची में डाल दिया गया था। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ताओं को स्वतः ही वोटिंग का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए इस गलती के लिए SCBA चुनाव समिति ने गलती मानते हुए तुरंत इस गलती को सुधारा। बताया भी जाता है कि इसके साथ ही जिस मनमाने तरीके से अन्य सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उससे नाराज होकर समिति ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कपिल सिब्बल के खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वर्चुअल
के तरीके से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने की अनुमति देने वाली मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की रकम एम्स में जमा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप वकील हैं, आप अपनी प्रेयर को देखें और क्या अदालत इस तरह प्रेस के खिलाफ प्रतिबंध का आदेश जारी करती है? क्या हम सेंसरशिप लागू करें? हम प्रेस का मुंह कैसे बंद कर दें? या हम प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों का मुंह कैसे बंद कर दें? आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? आपके मुताबिक हम आपातकाल लगा दें? हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। मुख्य पीठ ने पूछा कि हम प्रेस और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। याचिका में दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों से बातचीत करने समेत अन्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि वे जेल से अपने मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ बातचीत कर सके और दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से चला सके। याचिका में दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों से बातचीत करने समेत अन्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि वह जेल से अपने मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ बातचीत कर दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से चला सके। हालांकि पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और ऐसे में शीर्ष अदालत के पास मामला है। ऐसे में उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा और ऐसे में रिहाई के मामले में दलील दी जा सकती है। उस दिन आदेश भी जारी किया जा सकता है। आज जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू से कही है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कोर्ट में हुई और इसका फैसला सुनाया नहीं गया। बता दें आपको कि दलीलें भी बाकी हैं और गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले पीठ जो है वो सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इससे पूछा कि कोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल को जमानत मिलने से के बाद ही सरकारी फाइलों पर साइन करेंगे। सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल दिल्ली शराब नीति मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरी फाइल पर वह साइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का मामला असाधारण स्थिति है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का वक्त है और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल इससे पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं रही हैं, वह आदतन अपराधी नहीं है। वहीं सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सिर्फ इसीलिए कि क्या वह सीएम है हम जमानत दे देंगे? क्या हम राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? हमको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिटीजन्स को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गवर्नमेंट को चौकन्ना करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सही तरीके से सारा काम करे, इसलिए हमने ये पिटीशन फाइल तो कोर्ट ने आज क्या किया है? कोर्ट ने आज सबको बोला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे के सारे वो सीईसी से शेयर करो और सीईसी को बोला है इसको स्टडी करो और सीईसी को बोला है भाई सीईसी क्या है? सीईसी गवर्नमेंट की अपॉइंटेड एक एक्सपर्ट कमेटी है, वो इस सब चीजों को देख के कोर्ट को बताएगी कि कितना ये लोग कर रहे हैं और कितना इनको और करना चाहिए। उसके लिए हियरिंग के लिए उन्होंने वेडनेसडे फिक्स किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में डीप फेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और ये बड़ी समस्या है और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को तैयार है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल भी इस बारे में शिकायत कर रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के प्रसार समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण खतरा है और इसमें गलत सूचना और दुष्प्रचार अभियान सार्वजनिक
चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करना, धोखाधड़ी और पहचान की चोरी में संभावित उपयोग के साथ साथ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचाना शामिल है। याचिका में आगे कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त विनियमन और सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है। इसमें तर्क दिया गया कि भले ही केंद्र सरकार के नवंबर 2023 में डीप फेक और सिंथेटिक सामग्री से निपटने के लिए विनियमन तैयार करने के इरादे का बयान दिया, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। जनहित याचिका में केंद्र सरकार को डीप फेक के निर्माण में सक्षम अनुप्रयोगों, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों और वेबसाइट तक सार्वजनिक पहुंच की पहचान करने और उन्हें अवरुद्ध करने का निर्देश देने की मांग की गई है। डीप फेक के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने और किसी सार्वजनिक व्यक्ति की सामग्री के संबंध में प्राप्त शिकायतकर्ता मामले में 12 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक और निर्देश मांगा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.